नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अगर चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जो हमारे आने वाली जो नई वीडियो है उसकी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचती रही। तो चलिए फटाफट से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस सभ्यता का संपूर्ण जो कार्यकाल है वो 3500 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग पद्धति में इसका जो संपूर्ण कार्यकाल है वो कितना दिया गया है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ये एक कांस्य विज्ञान सभ्यता थी जिसे सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन ने इसको 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरातत्व के रूप में पेश आना। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम मिलते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ये हड़प्पा नामक स्थान पर मिली थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के क्षेत्र में पनपी। सिंधु नदी जो आपकी बहती है उसके क्षेत्र आसपास पनपी, इसलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी इनको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जो है वो किसे दिया जाता है, तो आपको राय बहादुर दयाराम साहनी करना है, जिन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक सर जॉन मार्शल के के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल थे जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके निर्देशन के अंदर 1921 में इसका क्या किया गया था, इस सिंधु घाटी का क्या कराया, उत्खनन करवाया, यानी कि इसको खुदाई की। इस सभ्यता का क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका क्षेत्र कैसा आपको मिलता है, त्रिभुजाकार, 3 भुजाओं वाला। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसके सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ बताए गए हैं। तो अधिकांश जो आपके विद्वान मिलते हैं, विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, तो आपके द्रविड़ थे। आगे देखते हैं, भारत में इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। तो भारत की प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता कोई है तो वो कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्योंकि हम इस सभ्यता के लगभग कितने शहर, 8 शहर हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा संदूड़ो, चौथा कालीबंगा जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, पांचवा बनवाली, फिर धौलावीरा, फिर आपका सातवां सूरकोटला और आपका लोथल। तो यहाँ कुल मिलाकर के कितने 8 स्थान इसको प्राप्त हुए, इसलिए इसको मतलब कई सारे नगर प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले। कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसके सर्वाधिक जो स्थल हैं वो कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो वो आपके गुजरात के अंदर देखने को मिले हैं। कहाँ पर देखने को मिले हैं, गुजरात के अंदर। ठीक है। सभ्यता की नवीनतम खोज धौलावीरा गुजरात के अंदर। सभ्यता की जो नवीनतम खोज हुई है वो कहाँ पर हुई है, धौलावीरा गुजरात। सभ्यता की खोजा गया नवीनतम स्थल बालाथल जो आपके वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पश्चिम में सूतका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, पूर्व में आलमगीर। ठीक है, पूर्व में क्या है, तो इसका जो विस्तार है वो कैसा है, देखिए कि पश्चिम में तो आपका सूतका गंडोर जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है, और पूर्व में आपका हो जाएगा आलमगीर जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो आ से आलमगीर, ऊ से उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। उसके बाद में तक जो आपका ये पूर्व पश्चिम इसका जो हो गया। ठीक है, अब इसका उत्तर में मोड़ा कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में। उत्तर में इसके जो है मोड़ा और दक्षिण में दायमाबाद जो है महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
आगे बात करते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, ये एक नगरीय या फिर कैसी शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय या फिर शहरी सभ्यता थी। सुनियोजित शहर नगर नियोजन, सुनियोजित नगर नियोजन, ठीक है। इसके अंदर देखिए, समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं का सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन, समकालीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं का सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर आगे बात करते हैं और भी इधर पॉइंट है जिसके अंदर दो भागों में बटा हुआ शहर जिसका पश्चिमी हिस्सा किलेबंद व पूर्वी हिस्सा खुला होता था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी हिस्सा है वो तो किले की आकृति का किलेबंद यानी किले से एकदम बंद हुआ करता था, लेकिन जो इसका पूर्वी हिस्सा है वो खुला हुआ करता था। ग्रिड शैली में बनावट है जिसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि ग्रिड शैली में बसावट इसकी है। जल निकासी विलक्षण व्यवस्था, गंदे पानी के निकास हेतु छोटी बड़ी व गहरी नालियों की व्यवस्था है। यानी कि जल निकास यानी कि जल को एकदम सही व्यवस्थित तरीके से विलक्षण व्यवस्था इसको दी गई थी। गंदा पानी जो भी आता था उसको किस प्रकार से बाहर भेजना है, किस प्रकार से उसको गंदे पानी को अलग करना है, वो सभी व्यवस्था, यानी कि छोटी बड़ी नालियाँ जो आज गाँव में आप देख सकते हो, शहरों में देख सकते हो, बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बनी होती है। तो उसी प्रकार से उस समय भी इसके जो है उदाहरण ऐसे मिले थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक समान आकार की पक्की हुई ईंटों का प्रयोग भी इसके अंदर हुआ है। उसके बाद में वृद्ध अनागार, वृद्ध यानी अनागार का मतलब होता है जो अन्न रखने के काम आने वाले, जो अन्न रखने के लिए बड़े बड़े कोठे हुआ करते थे उसको अनागार कहा गया। अन्न रखने के लिए घर कोठे जो भी हुआ करते थे उनको अनागार कहा गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से विशाल अन्नागारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आपके अगर बने कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, जो अगर क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक वितरण प्रणाली उपस्थिति को दर्शाते हैं, प्रश्न बनता है कि वृद्ध अनागार के अवशेष कौन कौन से सिंधु घाटी की दो शहरों से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो शहर है वहाँ से मिलता है। उसके बाद में एक है सार्वजनिक स्नानघर। स्नानघर का मतलब होता था बाथरूम, ठीक है, उस समय का। सार्वजनिक स्नानघर ये मोहनजोदड़ो में मिला है। सार्वजनिक स्नानघर कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। और इसके बारे में ये जो है ये 54 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, जिसमें 29 बाई 23 बाई 8 फीट ये अब आपका दे रखा है यहाँ पर का कुंड बना हुआ था। कुंड भी जो है मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। विशाल स्नानघर भी कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। जलाशय के घरों के बरामदे के स्नान चबूतरे बने हुए थे। जलाशय के चारों ओर जलाशय हुआ करता था, वो जलाशय के चारों ओर क्या बने हुए थे, बरामदे चबूतरे बने हुए थे, ईंटों के चबूतरे, ठीक है। चबूतरे बरामदे में क्या बने हुए थे, चबूतरे बने हुए थे। स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ, जिस प्रकार से आज बाथरूम में टाइल्स लगाते उस समय उस प्रकार जो फर्श बना हुआ था वो किस प्रकार से बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए, सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखकर गाड़ते थे। तो ये कई बार मतलब असत्य कथन में आ जाते हैं कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था, तो बिल्कुल सही है। फिर आता है कि सिंधु मृतक के पैर दक्षिण दिशा में रखकर गाड़ते थे, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। शिकार करना सिंधु वासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। तो अगर पूछे कि सिंधु वासियों के मनोरंजन का मुख्य प्रमुख साधन कौन सा था, तो शिकार करना, ठीक है। आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग, तो सिंधुवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे, बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बैल का मतलब जो आज हुआ करता बैल, ठीक है। उसके बाद में सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था। इस लिपि को भावचित्रात्मक लिपि भी कहा गया है। ये लिपि क्रमशः दाई ओर से बाई ओर और बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती थी। बीवी लाल ने इसे पुष्टोपभेदन नाम दिया है। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। तो सिंधुवासी लिपि के बारे में भी जानते थे। और इनकी जो लिपि हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, भावचित्रात्मक हुआ करती थी, जो बाई ओर से दाई ओर से बाई ओर, फिर बाई ओर से दाई ओर, फिर दाई ओर से बाई ओर, ऐसे प्रकार से लिखा करती थी। यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना तो पहले या से लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस या, फिर या, फिर या। अगर कोई आप नोट्स पढ़ रहे हो, अगर इस लिपि में लिखे हुए आपके नोट्स हैं और आपको पढ़ने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
बीच में से पढ़ना है तो आपको पता नहीं चलेगा लाइन यहाँ से शुरू हुई है या फिर यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। तो आपको पूरा पैराग्राफ उसके लिए पढ़ना पड़ता था। तो वो सिस्टम इस प्रकार से हुआ करता था। अभी तक वो इससे लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, इस अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है। और इस लिपि को जो लिपि मिली है सिंधु वासियों की, इस लिपि को बीवी लाल ने क्या नाम दिया, तो बीवी लाल ने इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि कहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे आपके हैं सिंधु वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी कि सिंधु वासी जो थे वो लोहे की जानकारी के बारे में नहीं जानते थे। लोहे के बारे में सिंधु वासी नहीं जानते थे। अब सिंधु वासी कृषि क्या क्या किया करते थे। गेहूँ जो मुख्य खाद्यान्न थे, गेहूँ और जो इनके क्या हुआ करते थे, मुख्य खाद्यान्न हुआ करते थे। लोथल से धान और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो है, यहाँ से धान और बाजरे की खेती के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल जो एक शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का 8 शहर देखे थे, उसके देखा था। यहाँ से बाजरे और खेती के क्या मिले, धान और बाजरे के क्या मिले, साक्ष्य मिले। कपास की खेती के आरंभिक साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। कालीबंगा जो जुते हुए खेत के प्राचीन साक्ष्य, यानी कि कृषि भी क्या करते थे। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर स्थित है, और वहाँ पर जो है जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हल से अनभिज्ञ लेकिन कुदाल का प्रयोग भी करते थे, ठीक है। कुदाल जो आज आप कुदाड़ी आप कह सकते हो मारवाड़ी भाषा में, ठीक है। तो उसका प्रयोग भी ये किया करते थे। पशुपालन, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली मुख्य पशु थे। तो बैल हो गया, भेड़ होगी, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी इनके मुख्य पशु हुआ करते थे। वे गाय, भैंस, हाथी, गधे, सुअर, गेंडे से भी परिचित थे, यानी इसके बारे में भी ये जानते थे। कुबड़ वाला बैल पूज्य पशु हुआ करता था, इनका पूज्य हुआ करता था कुबड़ वाला बैल। जो आप कुबड़ वाला बैल देखते हैं जैसे, ठीक है, जिसके ऊपर इस प्रकार से कुबड़ होती है, कुबड़, ठीक है। कुबड़ वाला बैल आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो कुबड़ वाला जो बैल है वो सिंधु वासियों का क्या हुआ करता था, पूज्य पशु हुआ करता था। घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले, घोड़े के कोई भी क्या नहीं मिले हैं, प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं घोड़े के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। फिर बात करते हैं कला के बारे में। ये बहुसंख्यक गुलाबी रंग के मर्दभांड प्राप्त हुए। गुलाबी कह दो या फिर आप लाल रंग भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ गुलाबी, कुछ लाल रंग के यहाँ पर मर्दभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिन पर लाल व काले रंग के चित्र बने हुए हैं, जिस पर लाल और काले रंग के क्या बने हुए, चित्र बने हुए हैं। सील, अधिकांश सेल खड़ी स्टेटाइट की बनी हुई मूलतः वर्गाकार सीलें या मोहरें प्राप्त हुई है। कुछ सीलें हाथी दांत की भी हैं। सबसे प्रसिद्ध सील पशुपति योगी की सील है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्ययुगीन मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से 12 सेंटीमीटर की लंबी नर्तकी या नाचती हुई एक कांस्ययुगीन मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे जूड़ा बांधते हुए युवती नृत्य मुद्रा में दिखाई, जूड़ा बांधते हुए युवती है और वो नृत्य करते हुए दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सिंधु वासियों के व्यापार के बारे में, कि व्यापार इनके कहाँ तक हुआ करता था। व्यापार का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था, आज भी है। यहाँ से कपास, गेहूँ, गन्ना, हाथी दांत आदि का निर्यात होता था, यानी कि ये लोग कपास हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, हाथी के दांत हो गए, ये बाहर भेजते थे। और इनके प्रमाण जो है मेसोपोटामिया क्षेत्र में भी मिलते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता है, उसके अंदर भी ये कपास के, गेहूँ के, गन्ना के, हाथी दांत के जो साक्ष्य हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रमाण है, वो प्राप्त वहाँ से भी होते हैं। और वहाँ से क्या मिले, हड़प्पन शिले व अभिलेख मिले, जहाँ पर जानकारी मिलती है कि भाई सिंधु वासी जो हैं वो मेसोपोटामिया के अंदर भी व्यापार है वो किया करते थे। सिंधु वासी तांबा जो है गणेश्वर राजस्थान, सोना कोलार दक्षिण भारत और लकड़ी कश्मीर से मंगवाते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं का आयात दक्षिण और पूर्वी भारत, कश्मीर, कर्नाटक और नीलगिरी से होता था। सिंधु वासियों के मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान व मध्य एशिया के क्षेत्र साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो किन के साथ व्यापारिक संबंध है इनके, फिर से देखिए। कर्नाटक, देखिए ये क्या करते थे कि विभिन्न प्रकार की धातुओं आयात दक्षिण और पूर्वी भारत से करते थे। कश्मीर, कर्नाटक, नीलगिरी से होता था। उसके बाद में सिंधुवासी मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ क्या करते थे, व्यापारिक संबंध इनके हुआ करते थे।
क्रय विक्रय की संभवतः जो माध्यम हुआ करता था वो वस्तु विनिमय। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं धर्म। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु। फिर धर्म के बारे में बात करते हैं तो मात्र देवी की पूजा ये किया करते थे, लिंग पूजा भी किया करते थे, पशुपति शिव की पूजा, पशु पूजा कुबड़ वाला युक्त बेल है, वृक्ष पूजा पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। अग्नि पूजा के प्रपोक्ष प्राण मेल है। कालीबंगा के अंदर 8 अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है, जिसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि ये अग्नि पूजा भी किया करते थे। लोथल से अग्निकुंड की प्राप्ति, कालीबंगा व लोथल से क्या मिले, अग्निकुंड मिले, जिससे यह पता चलता है कि अग्नि पूजा भी किया करते थे। अवसान, अवसान का मतलब होता है दोस्तों सभ्यता है वो नष्ट कैसे हुई। इसके हमें सिंधु सभ्यता के अवसान की 2 धारणाएं हमको देखने को मिलती है। पहले ये हेवा यकायक एक यायकिक धारणा, ये बड़ी दुर्घटना जैसे भूकंप आदि का आक्रमण, भूकंप या आदि या आक्रमण द्वारा मर्टिसर व्हीलर का मत है कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता को नष्ट किया। तो मर्टिलर हैं, उनका मत है इसके बारे में कि ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई, तो आर्यों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा इसके अंदर मिलता है वो है कर्मिक अवसान, यानी कि ओरेन स्टील के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इनकी जो सभ्यता है सिंधु घाटी नष्ट हुई थी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को देन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत को क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो 16 गुणज के वृहत पैमाना, 16 गुणज के वृहत पैमाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। हल का प्रयोग व जुताई, आज भी पश्चिमी उत्तर भारत के अंदर उसी पद्धति कालीबंगा शैली की जुताई होती है, यानी कि जिस प्रकार पहले कालीबंगा के साक्ष्य मिले, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण वगैरह मिले, उसी प्रकार से आज भी हम हल से खेती करते हैं। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता से भारत को देन हुई है। ठीक है, फिर आगे देखते केश विन्यास जुड़ा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की तरह केश विन्यास आज भी प्रचलित है। धार्मिक प्रभाव, मातृ देवी की पूजा, इसका रूपांतरण सनातन धर्म की विभिन्न देवियों के रूप में हुआ। पशुपति शिव की पूजा, पीपलवृक्ष की पूजा, पशुलिंग की पूजा आज भी हम करते हैं। ये सब भी धार्मिक प्रभाव भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत पर बहुत पड़ा है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी के प्रमुख जो नगर हैं उनके नगरों के बारे में पढ़ेंगे कल, और नगरों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वाह से क्या क्या जो है साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं और उनके बारे में संपूर्ण डिटेल और कुछ फैक्ट की बात करेंगे कल। तो आज की क्लास के अंदर इतना, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।